गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम्य समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें लगातार क्वेश्चन हमने जो है कि पिछले क्लासेस में भी देखे हैं, आगे भी देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। भेड़, सुअर, गाय, मुर्गी, इसमें जो है कि किससे ये बीमारी संबंधित है और ये किस वायरस से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसके बारे में एक एक चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले तो रानीखेत बीमारी जो है कि मुर्गी से फैलता है, ठीक है। मुर्गी में होती है ये बीमारी, ठीक है। मुर्गी में ये बीमारी होती है। तो ये किसके कारण होती है, ये वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। इस वायरस का प्रभाव 5 से 7 दिन में जो है कि क्या होता है, 5 से 7 दिन तक रहता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि वायरस जो है उसका नाम क्या है, तो है इसमें मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस है जो कि ये रानीखेत बीमारी को फैलाने में ये सहायक होता है। ये मुर्गियों में बीमारी होती है, जब एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के संपर्क में आती है तो ये बीमारी फैलती है, रानीखेत बीमारी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है। तो ये जान जाइए कि पशुओं के नस्ल वाले क्वेश्चंस भी लगातार अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि बकरी की नस्ल ले ले, भैंस की नस्ल या गाय की नस्ल, ऐसे अलग अलग जानवरों की नस्ल आपसे पूछी जाती है। जरूर एक नई क्वेश्चन इससे उठती है एग्जाम में। तो सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है, भैंस, बकरी या गाय। तो ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि नंदनी से हमको पता है कि नंदनी गाय के लिए हम ज़्यादा वो करते हैं, संबोधित करते हैं। तो ये किससे संबंधित है, गाय से संबंधित है। ऐसे ही गाय की बहुत सारी महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। इसमें पहला आ जाता है साहिवाल, पहला आ जाता है साहिवाल। दूसरा आता है गिर, गिर। तीसरा जो है कि हम देखते हैं वो है लाल सिंध, लाल सिंधी हो गया। और उसके बाद से हम देखते हैं काथरेंज, काथरेंज। ये सब गाय की इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। इसमें 3, 4 ये गाय की इंपॉर्टेंट नस्लें हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें अब जो है कि क्वेश्चन बदल के भैंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, बकरी गाय में तो आगे क्वेश्चंस लेंगे, उसमें आएंगे तो जरूर इसका हम डिटेल आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी के किस नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपने अभी तक देखा कि विज्ञान अनुसंधान या फिर कृषि के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दलहन के लिए पूछ रहा है। तो ये दलहन के लिए कौन सा है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसकी स्थापना ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 यानी कि 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो इसमें किस राज्य में नहीं है, पंजाब में नहीं है। किस में नहीं है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कहाँ नहीं है, पंजाब में नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में है। इसमें से आपको बताना है कि किससे है, नई दिल्ली, जयपुर, मेरठ, हिसार। तो किसमें है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो ये कहाँ है, जयपुर में है। और ये किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये जयपुर सही है। तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत जो है कि गंगानगर से हुई थी, जयपुर के गंगानगर से। वो भी कौन से स्थान से, यहाँ पे है इंदिरा नहर, जो कि मानव निर्मित है, इंदिरा नहर। और इस इंदिरा नहर की विशेषता क्या है, ये है कहाँ, जयपुर राजस्थान में। ये किससे संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है। और जगह कौन सा है, गंगानगर के इंदिरा नहर से।
इसके बारे में इंदिरा नहर की विशेषता क्या है कि जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से भी कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक हमने बताया था मित्र पर गमछाधार, जैसे कि मी से मिजोरम हो गया था, त्र से त्रिपुरा हुआ था, तो ये राजस्थान से भी वो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राजस्थान के किस स्थान से, तो यही इंदिरा नहर है या गंगानगर है, यहाँ से एग्जैक्टली होके निकलती है वो कर्क रेखा। और इसका जो है कि सन क्या है, इसके स्थापना का सन क्या है, तो 8 अगस्त 1988 यानी कि 8 अगस्त 1988 से ईस्वी है। तो इतना हमने देखा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में शिमला, कानपुर, भोपाल, झांसी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें सही है, झांसी का ऑप्शन सही है, जो कि उत्तर प्रदेश का हमने यूपी स्पेशल भी पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, यानी कि 1929 ईस्वी को, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। उस अधिनियम की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। वो अधिनियम कब आया था? तो 1860 ईस्वी में आया था। उस अधिनियम का नाम क्या था? तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, इसके अंतर्गत ये आता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारत फलों का उत्पादन में शीर्ष पर है, यानी कि पहले स्थान पे। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, ये चूंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए ये इस सन का है। हालांकि आपको इस सन का नहीं पूछेगा, अब आपको जो है कि न्यू पूछेगा, 17-18 इस तरीके से पूछेगा। 18-19 17-18 के ही सर्वे हैं मैक्सिमम, तो इसमें पूछेगा। तो अब ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। हालांकि उस क्वेश्चन में जो था कि ऑप्शन कौन सा सही था? उत्तर प्रदेश सही था। गुजरात, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश में कौन सा सही था? उत्तर प्रदेश सही था। जबकि आज के डेट में अगर जो है कि 17-18 में अगर आपको पूछता है कि 17-18 के सर्वे के हिसाब से फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो फलों के जो है कि शीर्ष स्थान पे फलों के मामले में, फलों के उत्पादन में सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। अगर कभी कभी होता है कि सेकेंड स्थान पे अगर पूछता है आपको, तो सेकेंड स्थान पे हो जाता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे हो जाता है उत्तर प्रदेश। फोर्थ स्थान पे हो जाएगा गुजरात। तरीके से जो है कि नया आंकड़ा आप बताएंगे। इस क्वेश्चन को बताना इसलिए जरूरी था कि जो बच्चे जो है कि पहले के क्वेश्चन से ऐसे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं कहीं ये मिस्टेक हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिखता है तो हो सकता है कि वो पहला लगा दे, लेकिन आपको यहाँ पे सन देखने की जरूरत है। ये 15-16 का है, जबकि न्यू अगर पूछता है 17-18 का पूछता है तो उसमें आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी मिलेगा और उसी को आप प्रायोरिटी देंगे, वही रहेगा सही करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस फसल से तेल एवं रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है? तेल एवं रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं सनई। इसमें से सारे ऐसे हैं कि जिसमें मतलब कि तेल की मात्रा, जैसे कि सरसों हो गया तो मैक्सिमम बचे तेल एवं रेशा। तो सरसों से क्या रेशा मिलता है? नहीं, सरसों से रेशा नहीं निकलता है। सरसों से जो होता है खड़ी, जिसको बोलते हैं खरी, वो निकलता है प्लस तेल निकलता है। जबकि जूट में क्या है कि जूट में बस रेशा निकलता है। और अलसी ऐसा जो है कि अलसी, इसको तीसी भी बोलते हैं ग्रामीण इलाकों में, कहीं कहीं इसको बोलचाल की भाषा में इसको तीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अलसी जो है कि इसमें तेल और रेशे दोनों प्राप्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें ऑप्शन आप देखिए, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो आपने अभी इससे पहले जैसे देखा है कि फलों के उत्पादन में तो हमने बताया था कि जो भी आंकड़े आपसे अब पूछे जाएंगे उत्पादन के बारे में, तो 17-18 के आंकड़े हैं। तो फलों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। वहीं काली मिर्च में जो है कि पहले स्थान पे कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। तो
इसमें पहले स्थान पे कर्नाटक हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नकदी फसल जैसे कि जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये नकदी फसल होते हैं, तो उसमें से जूट उत्पादन, नकदी फसल में किसको, जूट के बारे में पूछा जा रहा है कि जूट उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, इनमें से कौन सा राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसमें कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, सेकेंड नंबर पे जो है कि ये पहले स्थान पे है और दूसरे नंबर पे जो है कि बिहार है। जूट का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे है, वहीं पे जो असम है ये तीसरे स्थान पे है। तो हालांकि स्थान नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको चीज़ें जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो जूट उत्पादन में प्रमुख जो है कि स्थान पश्चिम बंगाल का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का क्या नाम था। इसमें निम्न नाम दिए हुए हैं। तो भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण, चूंकि ये ग्रामीण समाचार पत्र है इसलिए इसका जो है कि ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था, तो कृषि जगत, कृषि सुधा, धरती के लाल या कृषि चयनिका। तो इसमें क्या है, कृषि चयनिका है। क्या है, कृषि चयनिका है। आइए देख लेते हैं कि इसका जो है कि प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका प्रकाशन किसके अंतर्गत होता है, ये इसका प्रकाशन किसके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत ये प्रकाशित होता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसको प्रकाशित किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अंतर्गत इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत देख लेते हैं कि कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 यानी कि 1974 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ATMA, ठीक है, ATM नहीं पूछ रहा है, इसमें ATMA का पूरा नाम क्या है। ये चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ATMA का पूरा नाम क्या है। एक फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ग्राम्य समाज एवं विकास में चूँकि आप देखते थे कि जो भी हम योजनाएं बताते थे उसमें जैसे कि PMKAY हो गया, ऐसे जितनी भी योजनाएं थी उनके शॉर्ट नाम्स थे, तो उसमें पूछे जा सकते हैं उसके फुल नाम क्या होंगे। तो उसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि ATMA का पूरा नाम क्या है। तो चूंकि इसमें हमने दो ही ऑप्शन रखा है कि इन्हीं दोनों में एक क्लियर कर देते हैं आपको कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन होगा या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होगा। तो इसमें जो है कि एसोसिएशन नहीं होगा, ये एक एजेंसी है। क्या है, ये एक एजेंसी है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। इसकी शुरुआत, ये इसका ऑप्शन यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है कि 6 नवंबर 2005 से की गई थी। अच्छा, अब ये तो जान गए कि इसका फुल नेम है, इसकी शुरुआत 2005 से की गई थी। फिर दिमाग में ये भी आता है कि ये क्या है, इसका कार्य क्या है। ये भी बात बनता है कि ATMA का कार्य क्या है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था चलती है, जैसे कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। तो इन तीनों स्तरों को एक दूसरे से लिंक करने का काम, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है, ATMA ही करता है, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, एजेंसी यहाँ पे आप याद रखेंगे क्योंकि जो भी और ऑप्शन आपको दो रहेंगे तो उसमें जो है कि मैनेजमेंट और एसोसिएशन इसी में ज़्यादा चेंजिंग किया रहेगा। तो एजेंसी रहेगा, मैनेजमेंट एजेंसी है। तो ये आपने क्वेश्चन जाने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि किस बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बीजों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जितने भी बीज जो है कि अनुसंधान के अंतर्गत लिए जाते हैं उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें है कि कौन सा ऐसा बीज होता है जिस बीज में प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज या फिर पंजीकृत बीज। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा प्रजनक बीज। अच्छा, क्यों आवश्यकता नहीं होती है, तो जो इसका थैला बना होता है जिसमें इसकी पैकिंग होती है, तो थैले पर जो है कि सुनहरे पीले कलर का इसमें टैग लगा होता है। सुनहरे पीले कलर का,
कलर में टैग लगा होता है, जिससे कि इसमें है कि इसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये वही उसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? प्रजनक बीज है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में रंध्रबंध होने में सहायक हार्मोन है। रंध्रबंध होने का क्या मतलब होता है कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा भी बोलते हैं, उससे पौधे क्या करते हैं? अपना वाष्पोत्सर्जन करते हैं, अपना जो है कि देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर बूंद बूंद जो हो जाता है कि पानी आ जाता है, तो वो क्या होता है? उसके रंध्र के माध्यम से होता है। इन्हीं रंध्र के माध्यम से जो है कि वो अपना भोजन भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं उससे श्वास लेते हैं, कहा जाता है ऐसा। तो इसमें है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन सा हार्मोन्स रंध्र के बंद होने में सहायक होता है? तो काइनेटिन, मीथेन, इथिलीन या फिर एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा एब्सिसिक एसिड सही होगा। इसमें मीथेन नहीं होगा। मीथेन कहाँ उत्पन्न होता है? जानवरों के जुगाली में, यानी कि जब मुंह चलाते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलता है। जब धान की खेती की जाती है तो धान की जो है कि धान से भी इसकी महक आती है, किसकी? मीथेन की, इससे गैस निकलती है मीथेन की। तो ये मीथेन नहीं होगा, इथिलीन भी नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NAFED यानी कि निफेड संबंधित है, इनमें निम्न में से किससे ये संबंधित है? पशुपालन से, कृषि उत्पादन के विपणन से, या फिर कृषि यंत्रों से, या फिर ईंधन संरक्षण से। निम्न में से किससे ये संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। आइए इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं कि NAFED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर, एन फॉर नेशनल हो गया, और ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया LTD, ठीक है, लिमिटेड। तो इसमें है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कृषि उत्पादन के विपणन से ये संबंधित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह, उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए, किसानों को उनका असली हक दिया। तो इसमें है कि किसान दिवस उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन कब पड़ता है? 23 दिसंबर को पड़ता है, और इसी 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है उनकी स्मृति में, उनकी याद में। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखें। अब जो है कि नेक्स्ट क्लासेस में भी इससे आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, जो जिसकी जितनी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछने की, उस तरह के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। प्लस क्वेश्चन के साथ साथ उसके डिटेल आप हमेशा देखते रहिए, क्योंकि डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ना पूछे, लेकिन उसके डिटेल जानते हैं तो उससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।